हेलो। तो अभी हम लोग कस्टम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। लिसन नाउ। तो अपना जीएसटी कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग कस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। कस्टम का वेटेज इज 20 मार्क्स। कितना वेटेज रहेगा? 20 मार्क्स। और एफटीपी का वेटेज वुड बी 5 मार्क्स। ओके, एफटीपी लोग नॉर्मली ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं, बट हम लोग सीख लेंगे बाद में। तुम लोग के ऊपर डिसीजन रखता हूँ मैं, ठीक है? करना है तो करना, नहीं तो तुम लोग के हिसाब से। तो कस्टम लॉ तो हम लोग को अच्छे से करना है। ओके, 20 मार्क्स का है और इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आता है। और ऐसा नहीं कि पूरे कस्टम्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिक टॉपिक से, स्पेसिफिक चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ओके, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो तुम लोग फिर उसी टॉपिक में आओगे। ओके, आधे लोग टॉपिक देख के ज्वाइन करते हैं, टॉपिक देख के आते हैं, तो इसलिए थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ता है। कल क्लैरिफाई किया, कस्टम स्टार्ट हो रहा है तो आ जाना। जिन लोग कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, ओके, वो लोग आ गए। सुनो, अभी कस्टम्स का क्या मतलब रहता है? देखो, कस्टम्स जो लिखा ना यहाँ पर, अपन बोलते हैं ना ये मेरा कस्टम है। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। ये मेरा कस्टम है अपन बोलते हैं। ओके, तो वही उसका मतलब है, कस्टम। अभी जूने जमाने में क्या होता था, एक रीति रिवाज रहता था कि अगर कोई बाहर का पर्सन, समझो महाराष्ट्र में आके बिजनेस कर रहा है, तो महाराष्ट्र के राजा को उसको कुछ देना पड़ता था, क्योंकि वो राजा ने उसको महाराष्ट्र में बिजनेस करने दिया। समझ में आ रहा है? सो विद इन इंडिया से अगर कोई आ रहा है तो इट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। लेकिन इंडिया के बाहर से कोई इंडिया में बिजनेस करना है, बेसिकली इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, तो यहाँ पर कस्टम्स के हिसाब से क्या होता था, इंडिया के राजा को कुछ देना पड़ता था, ओके, बाहर वाले को, क्योंकि वो इधर बेच के गया। तो अभी उसको रिप्लेस किया विद अ मॉडर्न लॉ, फॉर्मल लॉ, विच इज कॉल्ड एज कस्टम्स लॉ। ओके, तो कस्टम्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, सर्विसेज के ऊपर देर विल बी नो लेवी ऑफ कस्टम्स। ओके, कस्टम किस पे लगेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। ओके, एक्सपोर्ट के ऊपर वैसे लगेगा नहीं, बट कुछ कुछ केसेस रहेगा, कुछ कुछ गुड्स है जिसके ऊपर क्या लगता है, कस्टम्स लगता है। ओके, अपने को गुड्स का लिस्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, खाली हम लोग को मालूम होना चाहिए, बेसिक। ओके, इंपोर्ट के ऊपर, ओके, इंपोर्ट के ऊपर generally custom duty is levied. Okay, generally imports are liable to duty unless exempted. क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम लोग कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोला है तो ड्यूटी लगेगा, अगर कुछ बोला है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन एक्सपोर्ट में इसका उल्टा। ओके, एक्सपोर्ट में इसका उल्टा। तो एक्सपोर्ट में क्या रहेगा बोलो? जनरली दे आर ड्यूटी फ्री। ओके, जनरली ड्यूटी फ्री अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। समझ में आया पॉइंट? ओके, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर ड्यूटी नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई करके हम लोग बोलते हैं, बराबर है? तो एक्सपोर्ट के ऊपर देयर इज नो टैक्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहता है कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाना है तो वो लोग लगा भी सकते हैं, क्योंकि उन लोग के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। वो लोग कब टैक्स लगाएंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, ड्यूटी कब लगाएंगे? हाँ, जब उन लोग को डिस्करेज करना होगा, जब उन लोग को नहीं चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इंडिया के लिए ही कम बचा है और आप बाहर बेच रहे हो। ओके, जैसे मैंगो। ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैंगो के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं, तो फिर एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर डालते, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट। बीच में हुआ था राइस का एक्सपोर्ट, ओके, बैन किया था, क्योंकि इंडिया से 6000 टन कुछ तो एक्सपोर्ट हो चुका था ऑलरेडी, और एक्सपोर्ट होता तो इंडिया में स्कैरसिटी हो जाता।
ओके, तो कस्टम किसके ऊपर लगेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगेगा। अभी जीएसटी लॉ और कस्टम्स लॉ, ओके, ये दोनों पहले कैसे मर्ज होता है वो हम लोग समझते। देखो, ओके, समझो इंडिया, ओके, यूएस, अभी यूएस से जब गुड्स इंडिया के अंदर आएगा तब लगेगा कस्टम्स ड्यूटी। क्या लगेगा? कस्टम्स ड्यूटी। अभी ये गुड्स इंडिया में आने का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर, इट इज मेंशन्ड इन कस्टम्स लॉ एंड रेट ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन कस्टम्स लॉ। एंड जो इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है ना, आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, ओके, आईजीएसटी इज लेविड एज पर सेक्शन नंबर 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज इंटर स्टेट सप्लाई, बराबर है। ये किधर लिखा था? हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, ओके, सेक्शन नंबर 7, ओके, 7 के अंदर कौन सा था? सेक्शन नंबर 7(2) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ओके, उसमें लिखा था कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके, वुड बी इंटर स्टेट सप्लाई, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। आईजीएसटी लगने का प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बराबर। अब सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर देयर वाज वन प्रोवाइजो, ओके, वो प्रोवाइजो क्या बोलता है? जो कस्टम्स लगने वाला ना, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो आईजीएसटी है वो सेक्शन 5 से नहीं लगेगा, सेक्शन 37 से लगेगा। मतलब कि यहां पर सबसे पहला इंपोर्ट को इंटर स्टेट बोला, पर वो इंटर स्टेट के ऊपर आईजीएसटी कस्टम्स एक्ट का लगेगा, ना कि जीएसटी का, ओके, तो प्रोवाइजो में लिख दिया। पॉइंट समझ में आया? ओके, लेकिन क्या लिखा है देखो, आईटीसी का डेफिनेशन है इनपुट टैक्स का, ओके, इनपुट टैक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 37। मतलब जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ओके, वो जो है वो ये आईजीएसटी का हम लोग इंपोर्ट, मतलब आईटीसी ले सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, ओके, वी कैन क्लेम आईटीसी। आ रहा समझ में? नहीं तो नॉर्मली अपने को क्या दिमाग में आएगा कि वो कस्टम ड्यूटी है, वो हम लोग आईजीएसटी का मतलब आईटीसी कैसे ले सकते? तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड्स दिस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो पे किया। आ रहा कुछ समझ में पॉइंट? ओके, अब देखो, आईटीसी के चैप्टर में जाते हैं हम लोग, ओके, आईटीसी के चैप्टर में हम लोगों ने कुछ कंडीशंस देखा था आईटीसी लेने का, ओके, आईटीसी लेने का कुछ कंडीशंस था। खाली पहला कंडीशन से हम लोग को भी मतलब है, द रिसिपिएंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। याद आ रहा है? ओके, रिसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए? हाँ, रिसिपिएंट के पास होना चाहिए टैक्स इनवॉइस और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। अब अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ इनवॉइस करके एक पढ़ा था, ओके, जो आरसीएम के केस में लगता है। अगर हम लोग आरसीएम का आईटीसी ले रहे तो सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए, और अगर हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे तो बिल ऑफ एंट्री करके एक डॉक्यूमेंट था, वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? क्लियर है यहां तक? ओके, उसके बाद आईटीसी के चैप्टर में ही हम लोगों ने देखा था एवरी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टू इट्स सप्लायर विद इन 180 डेज। कितने दिन में पेमेंट करना है उसको? 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, ऐसा हम लोगों ने सीखा। उसके 3 एक्सेप्शन सीखे थे, कुछ याद रहेगा तो बताओ। वेरी गुड। आरसीएम दूसरा, शेड्यूल 1 का एक्टिविटी, और 15(2)(b) का एडिशन, ऐसा 3 था। मतलब ये तीनों केसेस में हम लोगों को सप्लायर को पे नहीं करना है तो भी आईटीसी ले सकते। क्लियर है पॉइंट? अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट स्पेसिफिकली रिटर्न ओवर हियर,
बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन प्रैक्टिकली। ओके, लॉ के हिसाब से स्ट्रिक्टली इधर लिखा नहीं है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लेकिन आरसीएम का लॉजिक क्या रहता है? बोलो, आरसीएम का क्या लॉजिक है? आरसीएम को एक्सेप्शन में क्यों डाला? हाँ, रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्शन है। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया तो आईजीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? रिसिपिएंट ही देगा। ओके, देयरफॉर इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्शन। मतलब मैंने इंपोर्ट किया, मैंने आईजीएसटी भर के क्लियर किया और मैंने सप्लायर को पे नहीं किया, तो मेरा आईटीसी डिनाई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर हो रहा है कुछ? पक्का? ओके, तो ये हम लोग का जीएसटी और कस्टम्स का इंटरलिंकिंग था। ओके, अभी हम लोग कस्टम पे जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर और एक बोल सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इररेस्पेक्टिव मतलब कहीं से भी क्लियर किया हो। ठीक है, तो जीएसटी के बहुत सारे प्रोविजन इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड लगते। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो रहेगा वो कस्टम्स लॉ रहेगा। जीएसटी तो खाली इंटरस्टेट एंड आईटीसी में यूज होगा। ओके, अब देख, कस्टम्स का जो लॉ है उसमें हम लोग को ना कुछ केस लॉस भी है। ओके, केस लॉस भी है थोड़े से। कस्टम्स लॉ कंप्राइजेस ऑफ 2 एक्ट। ओके, 2 एक्ट रहेगा। एक रहेगा कस्टम्स एक्ट 1962 एंड एक रहेगा कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ओके, 2 एक्ट है, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ओके, हम लोग को दोनों पढ़ना। और ये जो सेकंड वाला है ना, इसमें एक ही चैप्टर है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। ओके, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, और बाकी सब चैप्टर इधर है। ओके, इन दोनों के साथ साथ अपने को रूल्स तो देखने ही है। ओके, अलग अलग रूल्स है, वैल्यूएशन के रूल्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट उसके रूल्स है, ऐसे अलग अलग रूल्स है। ठीक है, अभी कस्टम्स एक्ट 1962, इसका मेन काम क्या? देखो, जैसा अपना जीएसटी लॉ है उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या रहता है? सप्लाई। ओके, सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। मतलब अगर ये इवेंट हुआ तो जीएसटी लगने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो यहां पर भी एक टैक्सेबल इवेंट का चैप्टर होगा। ओके, ये बताएगा कि आप लोगों को कस्टम कब भरना है, टैक्सेबल इवेंट करके चैप्टर रहेगा। ओके, उसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी करके था उधर। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी, आरसीएम, एफसीएम वगैरह। ओके, मतलब कौन टैक्स भरेगा, तो यहां पर भी एक चैप्टर रहेगा, लेवी एंड कलेक्शन। ओके, इसमें सीखने का क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या, कस्टम ड्यूटी इंपोर्टर को भरना है। ओके, उतना ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जेम्पशंस। जैसे मान के चलो कि मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया था, ओके, मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया था, गुड्स बराबर चला नहीं, मैंने वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने क्या किया? वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, उसको बोला कि भाई ठीक करके मुझे भेज। अब ठीक करके वो मुझे वापस से गुड्स भेज रहा है, तो क्या दोबारा गुड्स आएगा तो मैं वापस से इंपोर्ट ड्यूटी भरूं कि नहीं भरूं? ओके, नहीं भरना चाहिए लॉजिकली, तो ये एग्जेम्पशन लिखा है। ओके, तो वो एग्जेम्पशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इससे कनेक्टेड एक सेक्शन याद करो, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(3). ओके, उसमें क्या होता है, अगर हम लोग इंडिया के बाहर गुड्स बेचते हैं, ओके, उधर परफॉर्मेंस किया और वो इंडिया में भेज रहे हैं, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो जो वो हम लोग को चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी तो नहीं आएगा। ओके, लेकिन वो जो गुड्स हमको भेज रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगने का चांस है।
आ रहा है कुछ समझ में? कैसे लिंक करना है वो समझ में आ रहा है क्या दोनों अलग अलग एक्ट को? ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो इंपोर्ट का मामला बहुत सीरियस मामला है। ओके, मान के चलो कि आप लोगों ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया कंटेनर में, बड़ा बड़ा कंटेनर भर के आ रहा है। अभी उधर क्या होता है, सैंपल चेकिंग होता है। अभी समझो आप लोगों ने लिखा था कैल्सी इंपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अंदर वीडियो गेम है। ओके, तो जीएसटी का रेट, सॉरी कस्टम का रेट आप लोगों ने अलग लिया रहेगा, हो सकता है। ओके, तो आप लोग को रेट ऑफ ड्यूटी कैसे डिटरमाइन करना है, मतलब जो एचएसएन करके ना, एचएसएन, वो एचएसएन के ऊपर इधर काम करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया था। समझो तुम लोगों ने इंपोर्ट किया पेंडुलम क्लॉक। ओके, पेंडुलम क्लॉक मालूम है, ऐसा घूमते रहता है। अभी वो पेंडुलम क्लॉक किधर है ही नहीं, ऐसा टैरिफ करके रहता है, जीएसटी टैरिफ के सामने पड़ा था, एचएसएन कोड रहता है, उसका रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ टैक्स रहता है। तो पेंडुलम क्लॉक का देयर इज नो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो क्या टैक्स फ्री होगा क्या? हो नहीं। ओके, तो क्लॉक का एनी अदर आइटम में फॉल कर जाएगा, तो वो रूल्स हम लोग को सीखना है। समझो मिक्स फरसान आपने परचेज किया, अब मिक्स फरसान में गाठिया ज्यादा रहेगा, पापड़ी कम रहेगा, वटाना कम रहेगा, तो गाठिया के हिसाब से वो माना जाएगा। मेकअप सेट, समझो तुम लोगों ने मेकअप किट मंगवाया, अब मेकअप किट में 10 आइटम रहेगा, तो अभी 10 आइटम में से जो हाईएस्ट रेट रहेगा उसके हिसाब से लगेगा, जैसा अपना मिक्स सप्लाई में लगता है ना, वैसा कुछ। तो ये पूरा हम लोग किधर सीखेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के पहले यही वाला चैप्टर आएगा, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखो जीएसटी में देयर वाज नो चैप्टर कॉल्ड टाइप्स ऑफ जीएसटी, था क्या? ऐसा कुछ नहीं था उसमें, एकदम सिंपल था, विद इन द स्टेट C+S, एक स्टेट से दूसरा स्टेट आईजीएसटी। लेकिन इधर देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्या चैप्टर का नाम है? टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखो देयर इज वन कस्टम ड्यूटी कॉल्ड एज बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसको बीसीडी करके बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अभी गवर्नमेंट बीसीडी क्यों लगाता है? ताकि उन लोग को रेवेन्यू हो, जैसे जीएसटी लगाता है ताकि रेवेन्यू हो, तो बीसीडी भी लगाता है रेवेन्यू कमाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ ड्यूटीज ऐसी लगाता है टू प्रोटेक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी समझो चाइना वाला 10 रुपए में टॉयज डाल के जा रहा है, तो इंडिया वाले बना ही रहे 25 रुपए में, बेच रहे 40 रुपए में, और बाहर वाला 10 रुपए में डाल के जा रहा है। तो दो चीज हो सकता है, या तो इंडिया वाला इनएफिशिएंट है, या तो चाइना वाला कुछ झोल कर रहा है, ओके, क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहा है, या तो अच्छा क्वालिटी है बट उसका गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम लोग इंडिया में सस्ते में माल बेचो, ओके, हम लोग तुमको सब्सिडी देंगे। तो चाइना गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकता था। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, पूरा जांच पड़ताल करेगा, चेक करेगा कि चाइना में ऐसा हो रहा है क्या, ये लोग इतना सस्ते में कैसे डाल पा रहे हैं, क्या इनके पास कुछ अच्छी मशीनरी है क्या। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, चाइना से 10 रुपए में आ रहा है ना, उसके ऊपर ड्यूटी लगा देगा। समझो 8 रुपया ड्यूटी लगा दी, अभी वो गुड्स कितने का हो गया, 18 रुपए का। 10 का आ रहा था, 18 का हो गया। अभी समझो दोनों कंपटीशन साथ में हो सकता है, ठीक है, अभी भी इंडिया वाले का तो बहुत ज्यादा प्राइस है, तो लोग चाइना का ही खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना पूरा कोशिश करता है, ओके, टू मैच दैट प्राइस, कि इंडिया वाले का लोग माल खरीदे। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्टिव ड्यूटी। मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री। क्लियर है पॉइंट? अभी गवर्नमेंट तभी प्रोटेक्ट करता है जब ये वो गुड्स इंडिया में बनता है। मान के चलो कुछ गुड्स इंडिया में बनता ही नहीं और बाहर से सस्ते में आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। तो तब ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इन सब का कैलकुलेशन भी हम लोग सीखेंगे।
ओके, गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेशन करता है। ओके, उसके बाद ये वैल्यूएशन चैप्टर आएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कस्टम्स। ओके, वैल्यूएशन, इसमें से 8 मार्क का एक क्वेश्चन है फिक्स। ओके, जीएसटी के वैल्यूएशन जितना आसान नहीं है, जीएसटी का भी नहीं था आसान तो, ओके, बट ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो ये वैल्यूएशन का हम लोग स्टडी करेंगे कि वैल्यू कैसे निकालना है। अब इंपोर्ट में क्या होता है, जनरली होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को माल बेचता है इंडिया में, तो ये लोग दोनों कौन हो गए, रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी अगर रहता है तो ये लोग क्या करेंगे, सस्ते में माल डालेंगे, और अगर ये लोग सस्ते में माल बेचेंगे तो कस्टम्स मिलेगा ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट को। आ रहा है कुछ समझ में? देखो, वैल्यूएशन में ना एक पॉइंट था, याद दिलाता हूं, अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो कोई भी वैल्यू ले सकते, लेकिन कस्टम में ऐसा प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीसीडी जो है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसका आईटीसी नहीं मिलता, बीसीडी का आईटीसी नहीं मिलता, आईजीएसटी का मिलता है बट बीसीडी का नहीं मिलता। तो अगर उन लोगों ने कम वैल्यू दिखाया ना तो इंडियन गवर्नमेंट को बीसीडी कम मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि बीसीडी हम लोग को अच्छा खासा मिलना चाहिए, क्योंकि वही तो मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो इसीलिए कस्टम्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कहे कि कुछ भी वैल्यू पे इंपोर्ट करो। इट शुड बी प्रॉपर वैल्यूएशन। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूएशन प्लस रूल्स आएगा। आ रहा है कुछ समझ में? ओके, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब ये क्या, देखो, इंडिया में गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? ओके, क्या फ्लो होना चाहिए, मतलब पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट किसके पास सबमिट होगा, उसके बाद जो वेसल वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, फिर इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसा स्टेप बाय स्टेप पूरा सेक्शन वाइज है। ओके, सेम विथ एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा बैगेज। ओके, ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर्सनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझो हम लोग इंडिया के बाहर गए और बाहर से कुछ लेके आए, तो एयरपोर्ट पे पकड़ते ना, तो एयरपोर्ट पे अगर पकड़ा तो हम लोगों को ड्यूटी भरना पड़ेगा। ओके, तो क्या चीज कितने मात्रा में लेके आ सकते वो लिखा है। ओके, इसमें लिखा है लिकर, अगर आप बाहर से लिकर लेके आते हो तो 2 लीटर ही लेके आ सकते, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? ऐसा लिखा है सब कुछ, ठीक है। फिर इंडियन पैसेंजर को 75,000 तक का सामान लेके आना अलाउड। ओके, मेल पैसेंजर को 20 ग्राम गोल्ड लेके आना अलाउड, फीमेल पैसेंजर को 40 ग्राम गोल्ड लेके आना अलाउड। तो वो सब चीजें बैगेज में पड़ेंगी। ओके, कि कितना ग्राम गोल्ड कौन लेके आ सकता है, क्या सामान लेके आ सकता है। आ रहा है समझ में? ओके, और ड्यूटी का रेट भी लिखा। उसके बाद एक चैप्टर आएगा वेयर हाउसिंग। ओके, वेयर हाउसिंग मतलब इंडिया के बाहर से मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, उसको इंडिया में लेके नहीं गया, मैं वेयर हाउस में रखा है, कस्टम वेयर हाउस में। अब कस्टम वेयर हाउस में जब गुड्स है तब मैं उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और उधर से ही मैं एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। मतलब इंडिया में लाए बिना मैंने बाहर भेज दिया, तो क्या प्रोसीजर है? वेयर हाउस से इंडिया में लेके आना है तो क्या प्रोसीजर है? वो सब प्रोसेस हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ओके, फिर आएगा पोस्टल आर्टिकल्स। ओके, पोस्टल आर्टिकल्स मतलब हम लोग अगर स्पीड पोस्ट से मंगाते हैं, फेडेक्स से मंगाते हैं, ओके, तो हम लोग को क्या प्रोसेस से मंगवाना है। ओके, पोस्टल आर्टिकल्स, ठीक है। देन एक चैप्टर है रिफंड। ओके, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज जीएसटी। ओके, इट इज वेरी इजी, 1-2 घंटे का ही है। जीएसटी का रिफंड वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, बहुत बड़ा था। ओके, लेकिन ये वाला एकदम सिंपल रहेगा। क्लियर है सब लोग? फिर एक चैप्टर है सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट।
ओके, दिस इज सेम एज अवर जीएसटी, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है। अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था असेसमेंट एंड ऑडिट, उसमें एक सेक्शन नंबर 60 करके था प्रोविजनल असेसमेंट। अगर हम लोग को दो चीजें नहीं समझ में आ रही, रेट ऑफ टैक्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हम लोग क्या करते थे, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर ज्यादा करके प्रोविजनल असेसमेंट इज इनिशिएटेड बाय ऑफिसर। समझो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ये इंपोर्ट किया है, ओके, तो क्या ड्यूटी लगेगा, लेकिन वो ड्यूटी सोचने के तक खुद के पास गुड्स नहीं रख सकता। समझो आपने आज इंपोर्ट किया, अभी आज के आज मैं कैसे बताऊं इसका रेट ऑफ ड्यूटी, पर मैंने बोला कि भाई तुम लोग को टाइम लगने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना गुड्स होल्ड करके रखूं। तो प्रोविजनली हम लोग लेके जाएंगे, पर क्या पे करेंगे, हम लोग ड्यूटी भरेंगे, और बाद में फाइनल असेसमेंट होगा, और बाद में फिर डिफरेंशियल भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट क्या वो सब हम लोग सीखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो ये कस्टम्स लॉ का ओवरव्यू। नॉट स्टार्ट विथ कस्टम्स ओवरव्यू। समझ में क्या क्या सीखेंगे वो क्लियर है क्या? अब देखो, कस्टम ड्यूटी लगता है गुड्स इंडिया में आने पर। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? गुड्स इंडिया में आने पर। अब गुड्स इंडिया में आएगा तो लगेगा, मतलब अपने को पहले क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स लॉ। कस्टम के हिसाब से हम लोग इंडिया को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके ओके, समझो ये इंडिया। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो बॉर्डर के अंदर तो पूरा इंडिया ही है, ओके, इसमें तो बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं। तो मेनली इंडिया के लिए लोग क्या डिफाइन करते हैं, जो बेस लाइन से लेके कितना तक इंडिया एक्सटेंड होगा। ओके, इंडिया वुड इंक्लूड एवरीथिंग, ओके, बट कहां तक इंडिया जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला बेस लाइन जो है, बेस लाइन, ओके, यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल, ओके, 12 नॉटिकल माइल, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज इंडिया, ओके, और भी है इंडिया, आगे बढ़ेंगे। और okay, ये समझ में, 1 नॉटिकल माइल इज 1.8 किलोमीटर। ओके, अगर हम लोग नॉर्मल मेजर करेंगे ना, तो 1 नॉटिकल माइल इज 1.8524, ओके, ऐसा कुछ नंबर है, किलोमीटर्स। मतलब कितना किलोमीटर होगा ये? कितना? 30 किलोमीटर? नहीं 30 नहीं, 20 के आसपास, हाँ 20 के आसपास, ठीक है। सो 20 किलोमीटर जितने एरिया को हम लोग नॉर्मली इसको इंडिया बोलेंगे। इसका देखो हर एक ये एरिया का रेलेवेंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जीरो से लेके, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस लाइन। बेस लाइन मतलब जहां से पानी शुरू होता है, ओके, जैसे मरीन ड्राइव। सो मरीन ड्राइव इज अ बेस लाइन। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक, ओके, ये तो इंडिया है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब 12 नॉटिकल माइल के बाद से लेके, ओके, 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, यहां से 200 नहीं लेना, एवरीवन लिसन, क्या बोला मैंने? यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन खत्म किधर होगा ये? बेस लाइन से 200 पे। मतलब ये वाला एरिया कितना होगा? 188। देखो स्टार्ट इधर से होगा, लेकिन खत्म किधर होगा? 0 से 200 पे। ओके, तो ये जो बीच का एरिया है उसको कितना मतलब नॉटिकल माइल का होगा? 188 नॉटिकल माइल होगा। ओके, लेकिन ऐसा 188 लिखना नहीं है, तुम लोगों को क्या लिखना है? टिल 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन।
ओके, इस एरिया को नाम दिया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब ये जोन में अगर कुछ भी मिनरल्स मिला, नेचुरल रिसोर्सेस मिला, वो सब इंडिया को बिलोंग करेगा। ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो भी चीज मिलेगा वो सब इंडिया का। कहां पे मिलेगा? तो ये 200 के अंदर। एवरीवन क्लियर? आ रहा है समझ में? ओके, तो ये टेरिटोरियल वाटर का क्या रिलेवेंस है वो समझते हैं। कोई भी वेसल, ओके, कोई भी वेसल अगर ये 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस करेगा, ओके, इंडिया में आते समय, मतलब ये डायरेक्शन में अगर 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करेगा, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिया में आया। ओके, इंपोर्टेशन स्टार्ट हुआ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ नहीं बोलेंगे। देखो जीएसटी में एकदम सिंपल था, सप्लाई। यहां पर इंपोर्ट इज अ इवेंट, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंड पॉइंट रहेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो कोई वेसल ऐसा आया, ये समझो आसाम से आ रहा है। देखो अभी ये इंडिया ऐसा दिख रहा है तुम लोगों को, बट थोड़ा ऐसा प्रॉपरली देखो, मतलब इमेजिन करो। आसाम से गुड्स निकला, ओके, जा रहा है श्रीलंका, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो आसाम से गुड्स महाराष्ट्र की तरफ आया, एग्जाम्पल, मैं तो उधर का कुछ एरिया बोल दो, वेस्ट बंगाल की तरफ आया, ओके, इधर आ रहा है और फिर उधर से किधर चले जाएगा? श्रीलंका। तो यहाँ पर हम लोग 12 नॉटिकल माइल के अंदर तो आया, लेकिन उसको इंपोर्ट वगैरह कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया में उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। मतलब कोई भी चीज जो 12 नॉटिकल माइल के अंदर है वो इंपोर्ट ऐसा नहीं बोल रहा। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मैटर्स। समझो कि कोई गुड्स बांग्लादेश से आया, ओके, बांग्लादेश से निकला, ओके, वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया और फिर उधर से समझो ऑस्ट्रेलिया चला गया। बोलो इंपोर्ट मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मतलब ये स्टार्ट तो हुआ ऐसा दिख रहा है अपने को, 12 नॉटिकल माइल के अंदर घुसा, ओके, लेकिन इंडिया में आया ही नहीं वो। तो इंपोर्ट का प्रोसीजर खत्म कब होता है? हमेशा, हाँ, जब भी वो इंडिया के अंदर लैंड करके बिल ऑफ एंट्री करके जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल होता है। तो वो हम लोग सीखेंगे बाद में जब टैक्सेबल इवेंट सीखेंगे। अभी के लिए समझा 12 नॉटिकल माइल का रिलेवेंस। मतलब इसके एंटर होते ही इंपोर्टेशन में स्टार्ट। इंपोर्ट कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे, इंपोर्ट क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ओके, उसके बाद कोई भी व्हीकल, सॉरी, कोई भी वेसल या फिर व्हीकल, मतलब लैंड रूट से आ रहा है तो व्हीकल, या तो फिर प्लेन से आ रहा है तो जो भी प्लेन है, अगर इन लोग को लग रहा है कस्टम्स डिपार्टमेंट को कि सस्पिशियस है, क्या है? सस्पिशियस, सो दे कैन इनिशिएट सर्च। क्या कर सकते हैं लोग? सर्च कर सकते हैं, वो सब चीजों को सीज भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में क्या बोला? तो समझो कोई वेसल इंडिया के अंदर आया, ओके, कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके, तो कोई गोली वगैरह सब लेके आया, तो इंडियन कस्टम्स को ऐसा डाउट आया कि ये तो बराबर नहीं है, तो इंडियन कस्टम्स क्या कर सकता है? उसको सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है, ओके, बोल सकता है कि भाई तुम लोग ये आइटम लेके आ रहे हो, इसका डिटेल बताओ। अगर डिटेल नहीं रहेगा उनके पास तो क्या करेंगे लोग? सीज कर देंगे। आ रहा क्या समझ में पॉइंट? क्लियर है वीडियो? ओके, अभी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, ओके, जैसे रिलायंस, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ओके, उसमें उन लोग का ऑयल वेल रहेगा, ओके, तो भी उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा इंडिया का डेफिनेशन अलग बनाया। देखो समझो इन लोग का कृष्णा गोदावरी बेसिन इधर है, एग्जाम्पल, ओके, अभी ये लोग यहां से समझो कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, ओके, एक्सट्रैक्ट किया, अभी वो लोग क्या करेंगे? एक्चुअली इधर लेके आएंगे ना सब सामान। अभी देखने के तो ये भी 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया,
तो ये भी इंपोर्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोग के लिए डेफिनेशन को एक्सटेंड किया। ओके, सो फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, इंडिया वुड एक्सटेंड टू द लोकेशन वेयर देयर ऑयल रिग इज लोकेटेड, ऑयल वेल इज लोकेटेड। मतलब उन लोग के लिए ये इंडिया है। मतलब अगर वो अभी 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी आएंगे ना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे बाहर से इंडिया में है, बोलेंगे तुम इंडिया में ही थे और अंदर है। समझा क्या पॉइंट? तो इन लोग के लिए डेफिनेशन को ही एक्सटेंड कर दिया। नहीं, 200 के बाहर नहीं, 200 के अंदर। 200 के बाहर तो इसको हाई सीस एरिया बोलते, हाई सीस। अगर इधर कुछ मिलता है तो इसके आजू बाजू जितने भी स्टेट होंगी, कंट्रीज होंगी, सबको राइट मिलेगा, इक्वल राइट्स। हाई सीस में देर इज इक्वल राइट्स। पर 12 अपना 200 नॉटिकल माइल में, क्योंकि जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है वो क्लियर है यहाँ तक। इसका अलग एक्ट भी है, वो अपने को सिलेबस में नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर 2 कंट्रीज भी हो। ओके, तो वो सब के लिए अलग एक्ट है। ओके, 1976 करके एक एक्ट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ करके 1976 ऐसा एक्ट है। तो उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं, उनका एग्रीमेंट्स रहता है। ओके, आया समझ में यहाँ तक? तो इंडिया का डेफिनेशन क्लियर है क्या? तुमको समझा इंडिया मतलब? ओके, अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वो जो अपने को काम आएगा कस्टम्स का आगे का लॉ समझने के लिए। ओके, बेसिक प्रोविजन यहाँ पर देख लो। कस्टम्स एक्ट कौन से एंट्री में लिखा हुआ है? ओके, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। मतलब कस्टम्स का जो रेवेन्यू है वो किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीसीडी का, बीसीडी, एडीडी, मतलब जो भी एंटी डंपिंग वो सब। खाली जीएसटी जो है, आईजीएसटी, वो किसको शेयर किया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हुआ महाराष्ट्र में, तो उसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र 50-50। ओके, लेकिन उसके अलावा जितना भी ड्यूटीज है वो सब रेवेन्यू किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो ये रेलेवेंट नहीं है। हाँ, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, ये जो है ना दोनों, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाएगा इंडियन कस्टम्स वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंडियन कस्टम्स वाटर। आया समझ में? कोई डाउट इसमें पूछो। सबको समझ रहा है क्या? पक्का? कोई सो तो नहीं रहा है आंखें खोल के? बैठा है, चले आगे। अभी डेफिनेशन हम लोग को पढ़ने हैं। ओके, डेफिनेशन के बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट चैप्टर। चलो सुनो, सबसे पहला कोस्टल गुड्स। सबसे पहला डेफिनेशन इज कोस्टल गुड्स। बैट नहीं करना है कुछ भी, खाली समझना है बस। किधर काम आएगा मैं बताऊंगा। ओके, वो नोट डाउन करने का तो करो। बाकी कोस्टल गुड्स अभी हम लोग सीखते हैं। पहला देखो, अभी समझो कि ये इंडिया, इस बार उल्टा बना दिया तो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर मिलेगा। ओके, वो बाजू के स्टेट मालूम नहीं है अच्छे से, तो ये बाजू का बॉर्डर बना है। अब देखो, समझो यहाँ पर
महाराष्ट्र है और इधर गुजरात है. ओके. अब गुड्स का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, समझो महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात जा रहा है. ओके, वेसल में. ओके, महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात जा रहा है, ऐसे है ना, या ऊपर है, ऊपर है क्या, सॉरी तो मैं नाम चेंज कर, गोवा कर दो इसको, गुजरात को गोवा करो. ओके, ज्योग्राफी बहुत वीक है तो तुम लोग जज मत करना, इधर गोवा करना. ओके, तो गोवा से महाराष्ट्र जा रहा है तो महाराष्ट्र से गोवा आ रहा है. अब ये गुड्स जो आ रहा है यहाँ पर, ये वेसल में आ रहा है. अभी महाराष्ट्र से गोवा अगर गुड्स जाएगा तो वैसे तो ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विद इन इंडिया मूवमेंट है. देखो, इंडिया से निकला और इंडिया के अंदर ही लैंड हो रहा है, तो ये तो इंपोर्ट है ही नहीं. ओके, तो ऐसे में क्या होगा, समझो बाहर से कोई वेसल आया. ओके, वो क्या करेगा, ओके, वो जो वेसल है अपना इंडिया वाला, ओके, उसके अंदर गुड्स को डाल के वो गोवा में भेज देगा. हो सकता है पॉसिबिलिटी. तो ये लोगों ने क्या किया, कोस्टल गुड्स के ऊपर भले इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, बट हम लोग को रेगुलेट तो करना पड़ेगा. वी हैव टू कंट्रोल. समझ में आ रहा है पॉइंट. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र से गोवा आ रहा है, कस्टम्स का कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है. ओके, जो नॉर्मल उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक है, लेकिन कोई ड्यूटी नहीं लगने वाला. बट फिर भी इंडियन कस्टम्स को क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा. तो इसीलिए कोस्टल गुड्स को यहाँ पर रखा है. तो कोस्टल गुड्स मतलब इंडिया से स्टार्ट होना और इंडिया में खत्म होना, उसको बोलते हैं कोस्टल गुड्स. ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, खाली रेगुलेट करने के लिए डेफिनेशन में है. क्या बोलते देखो, द टर्म कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड. मतलब बाहर से नहीं आना चाहिए, इंडिया के अंदर से आना चाहिए. ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर. देखो, अगर हम लोग को दुबई जाना है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जा सकते हैं क्या, नहीं. लेकिन अगर गोवा जाना है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जा सकते. तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट इज एज गुड एज कोस्टल गुड्स. मतलब इंडिया के अंदर के मूवमेंट के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं. तो इंडिया के अंदर अगर मुझको भेजना है तो मैं कोस्टल पोर्ट से भेजूंगा, लेकिन इंडिया के बाहर भेजना है तो कस्टम्स पोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं ना अपन, वैसा ही टर्म में क्या है, कस्टम्स पोर्ट. और कस्टम पोर्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ एरिया नोटिफाई किए. ये समझ में आया क्या बोला, समझा यहां तक. ओके, तो अंडर सेक्शन नंबर 71D ऑफ कस्टम्स एक्ट, सीबीआईसी may notify some ports which shall be coastal ports. कुछ पोर्ट्स को क्या बोलेंगे लोग, कोस्टल पोर्ट. मतलब यहां से आप लोग इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते. किधर भेज सकते, इंडिया के अंदर. क्लियर है. उसके बाद कन्वेयंस का डेफिनेशन है. किसका डेफिनेशन है, कन्वेयंस. कन्वेयंस मतलब सोचो, तुम लोग क्लेम करते ना ऑफिस में, नहीं करते थे कन्वेयंस. हाँ बोलो. देखो, कन्वेंस का ये लोगों ने डेफिनेशन क्यों दिया. अभी वेसल जो ना, वेसल वो भी इंडिया में आता है गुड्स को लेके. समझो वेसल है, उसके अंदर 1 करोड़ का सामान है और वेसल 25 लाख का है. वो तो इंडिया के अंदर क्या 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 है, 1 करोड़ का सामान भी आया और 25 लाख का वेसल भी आया इंडिया में. तो ये वेसल के ऊपर ड्यूटी लगा देंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैरिएज है. समझ में आया. लेकिन ये कैरिएज मोटर व्हीकल को लेके आता. समझो फरारी आ रहा है इंडिया में, क्या आ रहा है, फरारी. अभी बोलो, फरारी को हम कन्वेंस नहीं बोलेंगे इस बार, फरारी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स. लेकिन वेसल को क्या बोलेंगे, कन्वेंस. मतलब कस्टम ड्यूटी किस पे नहीं आ रहा है, कन्वेयंस पे नहीं आएगा, लेकिन वो कन्वेयंस जो गुड्स को लेके आएगा उसके ऊपर ड्यूटी आएगा. सबको समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर एवरीवन. ओके, चलो उसके बाद कस्टम्स एरिया, कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट एंड कस्टम स्टेशन. ओके, चारों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे.
तो यहाँ पर ना कस्टम्स एयरपोर्ट जो है ना वो प्लेन के हिसाब से लिखा है। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ओके, कस्टम्स एयरपोर्ट बाद में देखेंगे, मतलब कुछ नहीं हो, एयरपोर्ट है। ओके, तो अभी हम लोग को कस्टम्स एरिया पढ़ना है, कस्टम्स पोर्ट पढ़ना है एंड कस्टम स्टेशन पढ़ना है। ओके, तीन चीज। अभी इतना बड़ा जो यहाँ पर ड्राइंग बना है, ओके, इट इज कस्टम्स पोर्ट। ठीक है, ये कस्टम्स पोर्ट मतलब अगर गुड्स को इंडिया के बाहर से आना है तो वो गुड्स किधर लैंड होना चाहिए? कस्टम्स पोर्ट पे। कोस्टल पोर्ट पे लैंड नहीं होना चाहिए। अभी समझो दुबई से प्लेन आया, ओके, उसको बोला गया तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना, तो किधर लैंड करना चाहिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वो पहुंच गया डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जा सकता है, तो इधर भी ऐसा ही बोला कि बाहर से अगर गुड्स इंडिया में आया तो किधर रुकना चाहिए? कस्टम पोर्ट पे ही रुकना चाहिए। ओके, तुम लोग इधर उधर नहीं रुका सकते। हाँ, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो रुका सकते। क्लियर है? अभी कस्टम्स पोर्ट में जब सामान आता है, कस्टम पोर्ट बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया कस्टम्स पोर्ट। अब कस्टम पोर्ट में अलग अलग कस्टम स्टेशन होता है। अभी ऐसे फॉर एग्जांपल चेन्नई से चेन्नई एक्सप्रेस आया दादर में, नहीं चेन्नई एक्सप्रेस छोड़ दो, मालगाड़ी आया दादर में, बराबर। अभी वो दादर में किधर रुकेगा? दादर आ गया, दादर जंक्शन इज वेरी बिग। वेस्टर्न का अलग लाइन है, सेंट्रल का है, शायद हार्बर का भी। हार्बर का नहीं है, नहीं, ओके, तो वो कुर्ला से स्टार्ट है, तो हार्बर का उधर नहीं, तो वेस्टर्न है और सेंट्रल है। ओके, उस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। समझो कि मालगाड़ी आया और सीएसटी से कल्याण आने का जो गाड़ी है स्लो ट्रैक, ओके, उधर रुका दिया उसने दादर स्टेशन पे, चलेगा क्या? मतलब कोई भी स्टेशन पे नहीं रुका सकते लोग। पॉइंट समझा है क्या? तो कस्टम्स पोर्ट पे आ गए मतलब दादर तक आ गए। अब आ गए मतलब किधर भी रुकाने का ऐसा नहीं, उन लोग को प्रॉपर एक जगह दिया रहेगा। ओके, अलग से एक उन लोग के लिए प्लेटफॉर्म रहेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वहां पर उन लोग को रुकाना है, तो बेसिकली प्रॉपर स्टेशन पे रुकाना। सो कस्टम्स पोर्ट में आने के बाद दे हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कस्टम स्टेशन। समझो कि ये कस्टम स्टेशन है, ओके, तो ये जो वेसल आएगा यहाँ पर, ओके, ये वेसल को आने के लिए भी डॉक्यूमेंट लगेगा, दैट इज IGM करके, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आएगा कस्टम स्टेशन पे। अब कस्टम स्टेशन भी देखने के तो बहुत बड़ा रहेगा। ओके, समझो कि ये वाले एरिया में कोई वेसल लोड हो रहा है, कोई वेसल क्या हो रहा है? लोड हो रहा है, वो लोड कर रहे हैं। ओके, एक्सपोर्ट के लिए निकालना है बाहर, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? लोडिंग कर रहे हैं। अभी इधर जाके रोक देगा क्या? समझ रहे हैं? कस्टम स्टेशन में आ गया। अब कस्टम स्टेशन में आने के बाद उसको कस्टम स्टेशन में किधर भी नहीं रोकना, उसको रोकना है कस्टम्स एरिया में। किधर रोकना है उसको? कस्टम्स एरिया में। तो ये समझो कस्टम्स एरिया। अब कस्टम्स एरिया का क्या मीनिंग है? देखो, कस्टम स्टेशन के अंदर का ये एरिया रहेगा और कस्टम्स एरिया के अंदर दे कैन अनलोड द गुड्स। क्या कर सकते? अनलोडिंग। देखो, पहले कस्टम्स पोर्ट पे आया, पोर्ट से किधर गया? स्टेशन में गया, ओके, उसके बाद कस्टम्स एरिया। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो कस्टम्स एरिया का पर्पस क्या है? वहां पर गुड्स का अनलोडिंग होगा। क्या होगा? अनलोडिंग। मतलब कि अगर इंपोर्टर आएगा ना गुड्स को, अपने गुड्स को देखने को, वो किधर जाएगा? कस्टम्स एरिया में जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो अभी मैं अगर इंपोर्टर हूं तो मैं अपना सामान लेने को कस्टम एरिया में जाऊंगा। क्लियर है सब लोगों को? अब कस्टम्स एरिया, ओके, इसमें जो गुड्स अपन ने रखा हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसका रहता है मालूम है? जब तक हम लोग आते हैं कस्टोडियन का। किसका रहता है? कस्टोडियन। तो लोग मालूम है बचपन में तो लोग पालना घर में रहते थे, बेबी सिटिंग।
कोई रहा होगा तुम लोग बेबी सिटिंग में नहीं? आजकल के तो बच्चे लोग रहते बेबी सिटिंग में, क्योंकि मॉम डैड दोनों वर्किंग, तो बेबी सिटिंग। ओके, तो बेबी सिटिंग में क्या होता है, जो आंटी है समझो घर के नीचे बेबी सिटिंग चलो, तो उधर रख के गए, तो आपके मॉम डैड रात को आएंगे, ओके, तब तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? वो आंटी का। तो वो आंटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टोडियन, ओके, केयर टेकर। आ रहा है समझ में? तो आपका जो वेसल वाला बंदा है उसने गुड्स को किधर अनलोड किया? कस्टम्स एरिया में। और कस्टम्स एरिया में कौन लेने जाएगा? मॉम डैड मत बोलो, इंपोर्टर। कौन लेने जाएगा? इंपोर्टर। सबको समझ में आ रहा है? और ये लेने जाएगा तो इसको बिल ऑफ एंट्री लेके जानी पड़ेगी, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट। सबको समझ में प्रोसेस थोड़ा सा? तो कस्टम्स पोर्ट एक ब्रॉडर एरिया, ओके, कस्टम स्टेशन उसके अंदर, और कस्टम एरिया उसके भी अंदर। क्लियर सब लोग? तो पहले कस्टम्स पोर्ट पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन जो है ना, वो नंबर जो है, नंबर अल्फाबेटिकल है, ओके। तो ऐसा मत समझना कस्टम एरिया पहले, कस्टम पोर्ट पहले, ठीक है? कस्टम पोर्ट मीन्स एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 7A of Custom Act to be custom port and includes a place appointed अंडर सेक्शन 7AA। मतलब ये लोग नोटिफाई करेंगे कि भाई ये कस्टम पोर्ट है, ओके। उसके बाद कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन मीन्स कस्टम्स पोर्ट और कस्टम्स एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। अभी यहां पर क्या लिखा देखो, कमिश्नर ऑफ कस्टम में अप्रूव प्रॉपर प्लेसेस इन कस्टम्स पोर्ट, ओके, फॉर अनलोडिंग गुड्स। मतलब देखो कभी कभी कस्टम्स पोर्ट ही कस्टम स्टेशन बन जाएगा, ओके। देखो ये समझो बहुत बड़ा पोर्ट है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक के लिए काम करने को जगह अलग रखा है, इंटरनेशनल का काम करने को अलग रखा है। अभी अगर छोटा पोर्ट होता, तो ये कस्टम पोर्ट अगर होता तो पूरे एरिया में से, मतलब ये कस्टम स्टेशन में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम होता, तो कस्टम स्टेशन ही क्या बन जाता? कस्टम पोर्ट। लेकिन अगर एक ही पोर्ट पे डोमेस्टिक का भी काम हो रहा है और इंटरनेशनल भी काम हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएट प्लेसेस कि यहीं से क्या होना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना चाहिए, ओके। तो कस्टम्स पोर्ट में भी कस्टम स्टेशन, कब? जब पूरा काम इंटरनेशनल का इसी पोर्ट से हो रहा है। उसके बाद कस्टम्स एरिया। Customs area means the area of custom station, and includes any area in which imported goods or exported goods are ordinarily kept before clearance। देखो क्लियरेंस किधर से होगा गुड्स का? कस्टम एरिया से। तो क्लियरेंस करने के पहले जिधर रखा जाता है उसको बोलते हैं कस्टम एरिया। तो बेसिकली जहां पर गुड्स को अनलोड किया जाएगा। सबको समझाया क्या पॉइंट? एवरीवन क्लियर? बोलो कुछ डाउट? उसके बाद ड्यूटी एबल गुड्स, एकदम सिंपल, जिस पे ड्यूटी लगने वाला है। ड्यूटी एबल मतलब ड्यूटी लगने वाला गुड्स, या तो दूसरा कौन सा गुड्स होगा? एग्जेम्प्ट गुड्स, ओके। तो ये ड्यूटी एबल गुड्स है, मीन्स गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, ओके, मीन्स गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी। आ रहा समझ में? ओके। एंट्री, एंट्री मतलब बिल ऑफ एंट्री में जो एंट्री लिखते हो लोग, ओके, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। समझो ये इंडिया है, ओके, यूएस, ओके। इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स आ रहा है, ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया। अभी गुड्स 12 नॉटिकल माइल का एरिया में अंदर आ गया, ओके। कस्टम ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो सुनो, अभी मान के चलो कि ओके ये होटल है अच्छा खासा, ओके। ये होटल के आजू बाजू में ऐसा गार्डन है,
और इधर सिक्योरिटी गेट। और ऐसा मस्त एंट्री है, रेड कारपेट एंट्री। अभी समझो कि हम लोग यहाँ पर आ गए। अगर हम लोग इधर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने चेकिंग किया, मुझे पूछा कि क्यों जाना है तुमको होटल में। तुमने बोला कि हम लोग को इधर एक दिन रहना है। तो हम लोग इधर एंट्री की। बोलो होटल का रेंट पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे? पे करेंगे कि नहीं? इस पॉइंट पे नहीं पे करेंगे। ओके, तुम लोग अभी यहाँ पर आ गए। ओके, इधर तुम लोगों ने उसको पूछा कि क्या रेट है आपके इधर। ओके, एक नाइट का क्या रेट है रहने का? ओके, तो यहाँ पर तुम लोगों ने रहने का क्या रेट है तुम लोगों ने पूछा। ओके, तो इसने बोला कि 1500 रुपया पर नाइट। तो आप लोगों ने बोला ठीक है, ओके हम लोग इधर रहेंगे। अभी ये लोग क्या करते ना, एक रजिस्टर निकालते। ओके, रजिस्टर में एंट्री करते। मालूम है तुम लोगों को? मालूम है, मतलब गए तुम लोग? चलो ठीक है। तो एक रजिस्टर निकालते, रजिस्टर में वो लोग एंट्री लिखते। ओके, आप लोग का नाम, पैन कार्ड होगा तो वो, फिर इन टाइम, आउट बाद में। ओके, पहले इन तो हो जाओ, तो पहले इन टाइम आएगा, बाद में आपको चाबी देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्टर में एंट्री हुआ। अभी आप लोग को ना ये 1500 पे करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अभी बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से पड़ती है। देखो ये गुड्स यहाँ पर है, मतलब वैसल इधर है, मतलब यहाँ पर है अभी। ठीक है, बोलो ड्यूटी भरेंगे कि नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे। अभी गुड्स यहाँ पर आ गया और इंपोर्टर इज फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। क्या फाइल कर रहा है वो? बिल ऑफ एंट्री। अब उसको ड्यूटी भरना पड़ेगा। आया क्या समझ में? तो ड्यूटी कब भरना पड़ता है? बिल ऑफ एंट्री के टाइम भरना पड़ता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट का डेफिनेशन दिया। एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया। मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना, और अल्टीमेटली बाहर ही जाना चाहिए। देखो, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के बाहर निकला, फिर वापस घूम फिर के इंडिया में नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, इंडिया के बाहर भेजेंगे, थोड़ा दूर तक ऐसे सवारी मार के आएगा, वापस इंडिया में आएगा, हो गया एक्सपोर्ट, चलो रिफंड लो। ओके, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो यहां पर क्या बोल दिया? ओके, इंडिया से इंडिया के बाहर जाना चाहिए। ओके, बाहर जाना चाहिए, रिटर्न नहीं आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? अब देखो, कभी कभी क्या हो सकता है, हम लोगों ने गुड्स को इंडिया के बाहर भेजा, 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करने पे माना जाता है कि एक्सपोर्ट हुआ। भाई 12 नॉटिकल माइल क्रॉस हुआ और मेरा शिप संक हो गया, डूब गया। बोलो एक्सपोर्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या? इंडिया के बाहर निकला, ओके 12 नॉटिकल माइल क्रॉस किया, मतलब एक्सपोर्ट हो गया, पर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, वेदर इट इज एक्सपोर्ट और नॉट। तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट एक केस लॉ है, इट इज एक्सपोर्ट। मगर उसको क्या मानेंगे हम लोग? एक्सपोर्ट मानेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को? क्लियर है क्या? बोलो कोई डाउट? तो हम लोग बाद में सीखेंगे वो केस लॉस। एक्सपोर्ट गुड्स। ओके, एक्सपोर्ट गुड्स मीन्स गुड्स टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट गुड्स है, एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं। एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब हाँ, जो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट गुड्स मतलब होने वाला है, टू बी टेकन। समझ में आया क्या? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? ये पास्ट है क्या? हाँ, एक्सपोर्टेड इज हो गया, ये क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट ये भी होता है क्या? ये नया निकला है कुछ भी। फ्यूचर परफेक्ट ये भी है? सच्ची बोल रहे हो? तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? नहीं, मतलब फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस है वो बता मेरे को। फ्यूचर परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट भी रहता है? सच में?
नहीं यार, तुम लोग कुछ भी पकड़ नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा है तो ये नहीं होगा। सच में नहीं पढ़ा है, मैं सुना भी नहीं मैंने। क्या होगा बताएगा ये? अरे बाबा, ये अभी भी डिले हुआ ये। हाँ बाबा, वो तो पता ही नहीं था, ये नहीं था यार ये तो तुम लोग का हाई लेवल स्कूल रहेगा। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे को अनपढ़ बोल दिया, ठीक है ना। पर तुम लोग मतलब एसएससी बोर्ड में था, स्टेट बोर्ड में था? स्टेट बोर्ड में फ्यूचर परफेक्ट, ओके। ठीक है, सीबीएसई में तो समझ सकते हैं, चलो। स्टेट बोर्ड वाले को फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखा, 10वीं में था, 4th 5th में। पिछला लेक्चर क्या सिखाया? सुनो, चलो आगे। नेक्स्ट इज फॉरेन गोइंग वेसल, ओके। फॉरेन गोइंग वेसल अभी हम लोग देखेंगे। फॉरेन गोइंग मतलब नाम में उसका मीनिंग है ऐसे तो, ओके, इंडिया के बाहर जा रहा है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो यहाँ पर फॉरेन गोइंग वेसल है ना, इधर और एयरक्राफ्ट भी लिखो, देखो जैसे इधर लिखा है और एयरक्राफ्ट। अभी समझो कि प्लेन मुंबई से जा रहा है दुबई, किधर जा रहा है? दुबई। अभी दुबई से उन लोगों ने कुछ चॉकलेट इंपोर्ट किया, मतलब चॉकलेट प्लेन में डाला, ओके, सब पैसेंजर को देने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ लोगों ने नहीं खाया, ऐसे समझ के कि चार्जेबल है, ओके। कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता तो नहीं खाते हो, जैसा मेरे साथ भी हुआ था, तो उन लोगों ने बोला कि चार्जेबल नहीं है करके, तो फिर मैंने बोला ठीक है दे दो। तो पहले मना किया मैंने, फिर उसने बोला कि इट इज इंक्लूडेड इन योर टिकट, तो बोला अच्छा तो दे दो। फिर तो इज्जत का कचरा तो हो गया, बट टिकट खा लिया फिर, ओके। तो समझो कि चॉकलेट प्लेन में आया। अभी ये प्लेन जो है वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट है, मतलब इंडिया में आएगा, इंडिया से वापस दुबई जाएगा, दुबई से वापस इंडिया आएगा, मतलब ये इंडिया दुबई का उसका काम है। अभी यहां पर क्या हुआ, इंडिया के बाहर से चॉकलेट इंडिया में आया, क्या चॉकलेट के ऊपर ड्यूटी लगा देंगे? आंसर इज नो, जब तक वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर ही है। देखो चॉकलेट खरीदा किधर? दुबई में, लाया किधर? इंडिया में, लेकिन ये कंज्यूम किधर होने वाला है? फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट में ही कंज्यूम होगा, तो गवर्नमेंट से टैक्स क्यों लगाएंगे हम लोग? लेकिन अगर समझो फॉरेन से आया और हम लोगों ने डोमेस्टिक प्लेन को दे दिया, बोला कि इंडिया के लोग बहुत खुश हो जाएंगे फॉरेन का चॉकलेट खा के, ओके, तो फॉरेन से चॉकलेट आया, इंडिया के प्लेन में दे दिया, ओके। अभी इसको हम लोग इंपोर्ट मानेंगे, समझ में आया सब लोगों को? तो फॉरेन गोइंग का रेलेवेंस समझ में आया, मतलब एनीथिंग कंज्यूम्ड इन फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट is not liable to duty, okay, anything consumed in foreign going vessel or aircraft is not liable to duty। समझा सब लोग को? क्लियर है क्या बोलो? ओके, तो अभी यहां पर उसका मीनिंग लिखा है, ओके, एकदम सिंपल है। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट मीन्स एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर टाइम बीइंग इन कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में एक पॉइंट होना चाहिए, एंड एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया और नॉट। मतलब कि ऐसा कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगा ना तो भी उसको हम लोग फॉरेन गोइंग बोलेंगे। एग्जाम्पल समझो दुबई से दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई आएगा, और मुंबई में उन लोगों ने क्या किया, किसी डोमेस्टिक एयरलाइन को दे दिया। देखो दुबई से किधर आया? दिल्ली, दिल्ली से किधर आया? मुंबई। अब देखने के तो मुंबई में किधर से आया? दिल्ली से आया, तो ये एयरलाइन कंपनी क्या बोलेगा? ये तो दिल्ली से आया, नो ड्यूटी। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है? ऐसा नहीं,
ओके, बीच में कोई भी पॉइंट को टच होके भी आया रहेगा ना तो भी उसको हम लोग मानेंगे इंपोर्ट। सबको समझ में आ रहेगा? ओके। फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन नेवल वेसल डूइंग नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन वाटर। ओके, मतलब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं इंडियन नेवी वाले। ठीक है, रुस्तम पिक्चर देखा? रुस्तम 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 नहीं देखा? 3 बार? अरे 3 बार देखा तो बराबर है, मालूम है ना, समझ गए? हाँ, ठीक है। कितने लोगों ने नहीं देखा? क्या तुम लोग फ्यूचर परफेक्ट बात कर? तुम लोग तो बड़े थे जब वो मूवी आया रहेगा। 2016 का मूवी है। कितनी में थे तभी? 6th। देख सकते हो। ओके, चुप चुप के तुम लोग देख सकते हो तो, और चुप चुप के रोमांटिक देख सकते हो तो वो मूवी भी देख सकते हो। इतना कुछ था भी नहीं उसमें। तुम लोग घर पे लेके जाते रहेंगे ना मूवीज को। तुम लोग जिद नहीं करते थे बचपन में ऐसा, मूवी पे जाना है नहीं करते। वो सीधे साधे लोग। मैं भी नहीं करता जिद तो, बट ऐसा देखता हूँ, मतलब देखता था कि कुछ बच्चे लोग जाते थे फिर क्लास में आके डिस्कस करते थे, अरे तूने देखा क्या 3 इडियट्स? कभी आया 3 इडियट्स? 2007 में शायद। हाँ, तो कभी 3 इडियट्स आया था तो सब लोग डिस्कस करते। मेरे को स्टोरी नहीं मालूम था। तो 2016-17 में 3 इडियट्स देखा मैंने, जब टीवी पे आया। थिएटर में नहीं देखा, देखता तो भी नहीं समझ में आता, मतलब नहीं समझ आता फर्स्ट टाइम। अभी बड़े हो गए। ओके, पापा के साथ ब्लैक में, मतलब पापा प्रॉपर टिकट के साथ थे कि? ओके, तो सीट कैसे मिलता है ब्लैक में? मेरे को समझ नहीं। अच्छा, वो पहले से खरीद के रख दे लो। अच्छा अच्छा, आजकल तो बंद हो गया ना सब, बुक माई शो पे हो जाता है। ओके, तो जाके हो कोई मूवी पे? जाते हो? किसके साथ? डैड के साथ तो पक्का नहीं जाना। किसके साथ जाते हो? अच्छा, तो ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। मेरे को लगा कि ऐसा घूमते हैं ना वो बीच में आर्टिकल चिपके, ऑडिट पे जा रहा हूँ। गुजरात ऑडिट पे जाना है। तुम लोग गुजरात चले जाओ फिर, 2-3 लोग। 2-3 बोला मैंने, चलो आगे। तो फॉरेन गोइंग वेसल जो है, ओके, जो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है उसको भी हम लोग फॉरेन गोइंग बोलेंगे। देन अ वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन। ओके, मतलब फिशिंग वगैरह कर रहे तो भी फॉरेन गोइंग हो सकता है। अ वेसल गोइंग टू प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस। अभी एनी लिखना तो ऊपर क्यों लिखा? ओके, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में आया रहेगा डेफिनेशन। ओके, तो एनी पर्पस मतलब किसी भी रीजन से इंडिया के बाहर जा रहा है और फिर वापस इंडिया में है, उसको बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, एक बार रीड करो। क्या गया? 12-10 नहीं, क्योंकि पैसेंजर बाहर से चढ़े ना, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके, गुड्स ऑन बोर्ड भी नहीं क्योंकि बाहर से लिया। और सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मूवमेंट इज विद इन इंडिया। ओके, चलो क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट सेक्शन, इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट को भी डिफाइन किया, क्या बोलते हैं देखो, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड, मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में हम लोग लेके आ रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने इंडिया का डेफिनेशन भी पढ़ा। अभी इसके साथ साथ हम लोग को ना ये भी पढ़ना पड़ेगा टैक्सेबल इवेंट, तब जाके हम लोग इंपोर्ट को कंक्लूड कर पाएंगे। सो इंपोर्ट इज नॉट जस्ट अ इवेंट, ओके, इट इज अ प्रोसेस। सो इंपोर्ट एक जगह पे स्टार्ट होता है और एक जगह पे खत्म होता है। समझ में आया? ओके, इंपोर्टेड गुड्स, ओके, डेफिनेशन अच्छा है। इंपोर्टेड गुड्स क्या बोलते हैं देखो, इंपोर्टेड गुड्स मीन्स एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया
but does not include goods which have cleared for home consumption. देखो एकदम एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझो तुम लोगों ने मुझसे कुछ गुड्स खरीदा, अब वो गुड्स किसका है? नहीं, ये तो मेरा गुड्स है ना, या तुम लोग का गुड्स है? तुम लोग का हो गया ना। ये क्यों हो गया तुम लोग का? तुम लोगों ने पेमेंट किया। तो अभी इंडिया वाले ऐसे ही बोलते, इंपोर्टेड गुड्स, मतलब कि ये इंपोर्टेड तब तक माने जाएंगे जब तक ये ड्यूटी पे नहीं हुए। जैसे ही ड्यूटी पे हो गए, ओके, वो इंपोर्टेड नहीं कहे जाएंगे, वो इंडिया के ही माने जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी भर के उसको इंडिया में कर लिया। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? तो अपन बोलते हैं ना हम लोग का वॉच इंपोर्टेड है, एक्चुअली में एज पर डेफिनेशन इज नॉट इंपोर्टेड। तुम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी भरा है तो वो इंपोर्टेड नहीं हुआ अभी। अभी वो क्या माना जाएगा? इंडिया का। आ रहा है समझ में पॉइंट? डेफिनेशन क्लियर है क्या? ओके, उसके बाद एक डेफिनेशन है इंपोर्टर। अब इंपोर्टर को डिफाइन किया एकदम सिंपल, एक्चुअल इंपोर्टर इज अ इंपोर्टर और बेनिफिशियल ओनर। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फेडेक्स के थ्रू कुछ इंपोर्ट किया। किसके थ्रू? फेडेक्स के थ्रू। अब हम लोग कस्टम पोर्ट पे जाके नहीं रुकेंगे कि भाई सामान आने दो। ओके, हम लोग के बिहाफ पे कौन इंपोर्ट करेगा? फेडेक्स। सो फेडेक्स इज ऑल्सो इंपोर्टर। आ रहा है समझ में? मतलब इंपोर्टर का मतलब ये नहीं कि जिसने एक्चुअली में खरीदा, कोई उसके बिहाफ पे जो एजेंट वगैरह है उसको भी क्या मानेंगे? इंपोर्ट। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो यहां पर इंपोर्टर मतलब, इंपोर्टर मीन्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स at any time between importation, includes any owner, beneficial owner or any person holding himself out to be importer. ओके, मतलब फेडेक्स हम लोग के बिहाफ पे इंपोर्ट कर रहा है तो फेडेक्स इज होल्डिंग हिमसेल्फ टू बी इंपोर्टर। बाद में वो दे देगा हम लोग को। क्लियर है? ओके, ये वाला हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सीखेंगे। स्टोर्स। ओके, स्टोर्स का मतलब क्या? देखो, ये स्टोर्स किधर काम आएगा? जो हम लोगों ने फॉरेन गोइंग वेसल पढ़ा ना, उसमें काम आया था कि स्टोर्स जो रहेगा ना, वो फॉरेन गोइंग वेसल में कंज्यूम होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं आएगा। ओके, तो स्टोर्स मतलब क्या क्या? देखो, स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड अदर स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर आर्टिकल वेदर मेंट फॉर इमीडिएट फिटिंग और नॉट। ओके, मतलब कि तुरंत उसको लगाना है नहीं लगाना है तो भी वो स्टोर्स है। जैसे प्लेन में ऑक्सीजन देता हूँ ना, ऑक्सीजन मास्क, मतलब ऐसा एक्टिंग करके लोग करते हैं, तो ऐसा ऑक्सीजन मास्क जो है ओके, वो काम आने वाला है क्या? अभी मतलब 1% चांस से काम आएगा, लेकिन अगर वो काम नहीं भी आ रहा है तो भी वो क्या है? स्टोर से। ओके, फ्यूल वो भी स्टोर से, चॉकलेट वो भी स्टोर से, मतलब जो भी चीजें प्लेन में है वो सब स्टोर से, वेदर यूज्ड और नॉट यूज्ड। सबको समझा पॉइंट? ओके, उसके बाद पर्सन इन चार्ज। अभी पर्सन इन चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो समझते, और वो है क्या? अभी समझो हम लोग वेसल से सामान इंपोर्ट कर, तो जो कैप्टन ऑफ द वेसल है ना, कैप्टन ऑफ द वेसल, ही इज द पर्सन इन चार्ज। इन शॉर्ट, ड्राइवर। एकदम लेमैन लैंग्वेज में ड्राइवर। प्लेन से आ रहा है तो कौन रहेगा पर्सन इन चार्ज? पायलट। समझ में आया? ट्रेन से आ रहा है तो कंडक्टर और गार्ड। ओके, ट्रेन का गार्ड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इन लोग का काम क्या रहता है वो समझते। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। समझो इंडिया के बाहर से सामान आया तो एक फाइल करना पड़ता है, IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अभी कौन फाइल करेगा? पर्सन इन चार्ज। देखो, जो शिपिंग एजेंसी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल समझो, नॉर्मल अपना इंडिया का एग्जाम्पल है। समझो कोई पर्सन ट्रक चला रहा है, अभी रास्ते में पकड़ा, ईवी बिल कौन प्रोड्यूस करेगा? ड्राइवर। तो बस इधर भी वैसा ही है कि इंडिया में गुड्स आया तो जो पर्सन इन चार्ज है, ही इज सपोज टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एंड फाइल द डॉक्यूमेंट। क्लियर है यहां तक? अभी कौन से मोड ऑफ कैरिएज में होगा मानेंगे, यहां पर देखेंगे। वेसल रहेगा तो किसको मानेंगे?
मास्टर ऑफ द वेसल, दैट इज कैप्टन। एयरक्राफ्ट रहेगा तो कमांडर और पायलट इंचार्ज, ट्रेन रहेगा तो कंडक्टर और गार्ड, व्हीकल रहेगा तो ड्राइवर, अदर्स पर्सनैलिटी। इंपोर्ट रिपोर्ट, जैसे आईजीएम करके बोला ना, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वैसे ही इंपोर्ट रिपोर्ट करके रहता, बाद में सीखेंगे। उसके बाद लास्ट दो डेफिनेशन। टैरिफ वैल्यू, क्या डेफिनेशन है? टैरिफ वैल्यू। अब देखो, समझो कि मैंने बोला मैंने 1000 किलो स्टील इंपोर्ट किया, ओके, 1000 किलो स्टील इंपोर्ट किया। अभी स्टील का भाव हो सकता है प्लस माइनस होते जा रहा है बार बार। रेदर हम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं ऑयल का। ऑयल का प्राइस हर दिन चेंज होता है। समझो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ऑयल, अभी गवर्नमेंट परेशान हो गया, बोलता है कि रोज अलग वैल्यू पे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को समझ ही नहीं रहा एक्चुअल वैल्यू क्या है। गवर्नमेंट ने रेट ऑफ ड्यूटी रखा रहेगा से 15%। मैंने इंपोर्ट किया 1 लाख में, वही ऑयल आप लोगों ने इंपोर्ट किया 80,000 में, दूसरा कोई इंपोर्ट कर रहा है 1,50,000 में, सब लोग अलग अलग वैल्यू पे इंपोर्ट कर रहे हैं रोज, तो वो परसेंटेज हर बार अलग अलग हो रहा है और गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रहा है कि हम लोग को सही ड्यूटी मिल भी रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक टैरिफ वैल्यू फिक्स करता है, बोलता है कि 20 रुपया पर लीटर वुड बी योर ड्यूटी। इस बार कोई परसेंटेज नहीं। समझो आपने 500 लीटर लाया तो 500 इंटू 20, मैंने 1000 लीटर लाया 1000 इंटू 20, मतलब इधर गवर्नमेंट का हेडेक खत्म। तो गवर्नमेंट इधर वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा आपका, क्या चेक करेगा? क्वांटिटी चेक करेगा। क्वांटिटी अगर 1000 किलो है तो 1000 इंटू 20, बात खत्म। फिर तुम लोग कितने में भी इंपोर्ट करो, ओके, ज्यादा पे करो कम पे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? उसको बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। क्लियर है क्या सब लोग को? कभी कभी ये लोग टैरिफ वैल्यू भी फिक्स कर डालते कि तुम लोग कुछ भी वैल्यू पे इंपोर्ट करो, हम लोग के हिसाब से वैल्यू वुड बी से 1000 रुपीज पर लीटर एग्जाम्पल। तो ये 1000 क्या फिक्स कर दिया? टैरिफ वैल्यू। समझ में आया सब लोग को? उसके बाद डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये तो हम लोगों ने पहले भी सीखा, डीटीए। डीटीए करके बताया ना, एसईजेड को छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा? डीटीए। एसईजेड को छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा? डीटीए। समझ में आया सब लोगों को? ओके, अभी यहाँ पर खाली एसईजेड नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीजें। ओके, ईओयू, तो ईओयू को छोड़ के भी बाकी सब एरिया क्या मानेंगे? डीटीए। फिर ईएचटीपी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बीटीपी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो ये सब एरियाज को छोड़ देंगे तो बाकी सब एरिया क्या मानी जाएंगी? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। समझ में आया पॉइंट सब लोग को? अभी इधर एक छोटा सा केस लॉ है, देखो। समझो कि इंडिया, ओके, ये एसईजेड है, ओके, ये एरिया एसईजेड है, ये एरिया डीटी है। अभी डीटीए से गुड्स इधर गए और समझो कि जो गुड्स भेजा है उसके ऊपर लगने वाला है एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या लगेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाला है। अभी केस क्या क्या बना, देखो, ये डीटीए से भेज रहा है एसईजेड में। अभी एसईजेड इज रिगार्डेड एज गुड एज आउटसाइड इंडिया, तो क्या इधर भी ड्यूटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पॉइंट समझ में आया क्या? बोला क्वेश्चन समझा क्या? देखो, इंडिया के बाहर एक्चुअली में जा रहा है तो ड्यूटी लग रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ही अगर एसईजेड है तो इधर ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला केस लॉ में? नहीं लगेगा, क्योंकि एसईजेड को बनाया गया है टू टेक बेनिफिट्स। ओके, एसईजेड का पर्पस क्या बनाने का? बेनिफिट होना चाहिए उसको, और एसईजेड बनाने से उसको नुकसान हो रहा है तो गलत है प्रोविजन। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, इट इज लेविड बिकॉज गुड्स आर एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पर फिजिकली भी इंडिया के बाहर जाएगा तो लगेगा, पर इंडिया के अंदर अगर एसईजेड में भेजा तो नहीं लगेगा। क्योंकि देखो,
गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो, एक्सपोर्ट ड्यूटी कभी भी गवर्नमेंट क्यों लगाती है? हाँ, बाहर नहीं भेजना आपको, बाहर नहीं बेचना है, इंडिया में बेचो। तो यहाँ पर एससीएड को बेचा तो वो तो इंडिया में ही है, तो नो ड्यूटी। लेकिन अगर एससीएड इसको बेचेगा तो ड्यूटी लग सकता है। आ रहा है समझ में सब? क्लियर है? तो अपना डेफिनेशंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ।